हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं रैखिक समीकरण पार्ट 2 के बारे में। तो आपको आज बता दूं कि हमने पार्ट 1 अभी अपलोड किया है, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिएगा, वरना आप अगर सीधे ही पार्ट 2 में अगर आते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो दोस्तों। अब आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। अब आप सवाल देखते हैं बता नहीं पाएंगे कि ये किस प्रकार का सवाल है और किस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर उसको आपको समझना है ना, तो आपको पहले पार्ट 1 देखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। पहले आपको मैं थोड़ी फिर उससे जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मतलब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और उसी प्रकार से मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको बता देता हूँ कि अचर क्या होता है। अचर एक तो वो राशि होती है जिसका मतलब हमें मान क्या हो। एक तो चर होता है और एक अचर होता है। अचर और अचर का मान हमें मतलब पता होना चाहिए, इनकी जनरल इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। चर वह राशि होती है जिसमें हमारा दोस्तों, चर वह राशि होती है जिसका मान हमें पता नहीं हो, और चर राशि वह राशि होती है जिसका मान हमें पता हो। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब कि x क्या है, आपको पूछा जा रहा है कि बेटा x का मान बता दे, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि x का मान मुझे पता नहीं है, आप मुझे सवाल दीजिए जिसमें मैं x का मान रख कर पता करूंगा। ठीक है, यही तो आप कहने वाले हैं ना। तो इसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि x क्या है। एक्स वह संख्या है जिसका मान हमें पता नहीं है, और इसे हम परिभाषिक रूप से क्या कहेंगे? यह क्या राशि है, कौन सी राशि है? चर राशि है। और हम आपको कहेंगे कि बेटा चार का मान बता दे रहे बेटा, तो आप क्या बताएंगे? आप चार का मान कहेंगे। चार का मान तो भाई चार ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यही मैं मान आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब यह बात आप ध्यान में रखिए कि जो चर राशि है और अचर राशि है, इनमें बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अब हम हमारा सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है x माइनस 2 इज इक्वल टू है 7। तो अब हमें क्या कह रहा है कि इस सवाल को कीजिए भाई। तो हम किस प्रकार से करने वाले हैं? पहले तो हम इस सवाल को ठीक से देखेंगे और इसे हम रैखिक समीकरण के रूप में इसे चेंज करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसे रैखिक समीकरण में बदलना होगा। मतलब रैखिक समीकरण में किस प्रकार से बदलेंगे? मतलब रैखिक समीकरण मतलब किसी संख्या को एक मतलब एक भाषा में कन्वर्ट करना। मतलब x एक ऐसी संख्या है जिसमें से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। बस इतनी सी तो बात है, यही तो रैखिक समीकरण है ना। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि x एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार से इसे रैखिक समीकरण के रूप में डालकर यह सवाल कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे? पहले x का तो x की जगह पर रखते हैं। ठीक है, अब x को x की जगह पर रखने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब पक्षांतरण होगा। पक्षांतरण मतलब पक्ष बदलना। अब पक्ष किस प्रकार से चेंज होगा? मतलब अगर यहाँ पर ये 7 है तो इस 7 को तो 7 की जगह पर रखेंगे। ठीक है, 7 को क्या रखेंगे? 7 की जगह पर रखेंगे। और जो 2 है, ये जो -2 है ना, इसको प्लस में लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? इस -2 को हम प्लस में लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस -2 को प्लस में लेकर जाएंगे। फिर क्या होने वाला है? फिर हम इस x में 7 प्लस 2 हो जाएगा, और इसके इक्वल में 9 आ जाएगा। मतलब 9 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब यही सवाल है हमारा, इसे रैखिक समीकरण के रूप में ढालना है। तो इसी प्रकार से हमारा उत्तर क्या निकल के आ जाता है? इसी प्रकार से हमारा उत्तर निकल के आ जाता है 9 - 2 इज इक्वल टू 7, और यही आंसर आपका सही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि x जो x है, एक तो होता है x, एक होता है y, ये ठीक है, और एक होता है ये z। ये क्या है? यह चर राशियां हैं। ठीक है, इनका मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर देते हैं। अब y + 3 इज इक्वल टू 10 है।
ठीक है, हमें कह रहा है कि y में 3 जोड़ोगे तो भैया 10 प्राप्त होगा। तो इस y का मान बताओ, मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाता है। तो हम पहले तो पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए। पक्षांतरण करने के लिए हमें इस y को y की जगह पर रखना है। इस और इतने से ही सारा काम होने वाला है। इस 10 को इसकी जगह पर रखते हुए इस +3 को माइनस में लेकर जाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में चेंज होता है दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यह समझाया था दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हमें जो 10 में से हम 3 घटाते हैं तो इसमें 7 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे क्या करना है। अब आगे बस यही उत्तर हो जाएगा, बस इतना ही उत्तर होता है। y में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त है। इसको सवाल के रूप में हमें इसे बता दिया जाएगा कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाता है। तो आप सीधे से एक समीकरण में रखकर y + 3 = 10 है, तो 10 को मतलब माइनस में लेकर जाएंगे और इस 3 को माइनस में लेकर जाएंगे और उत्तर आपके सामने हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 7 में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाता है, यही। अब सवाल नंबर 3 हमें यहाँ पर बताया गया है कि 2y + 9 = 4 है। तो y का मान ज्ञात करो बेटा। डरिए मत, डरना तो है ही नहीं बेटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक ही काम, वही काम करेंगे जो हमने पीछे किया था। इस 2y को 2y की जगह पर रख देंगे, यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है। ये रखने के बाद इतना इतने से काम करना है, ये इतना इतना काम हो रहा है, इतने से ही ये इतना काम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ये जो 4 है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इधर में जो होगा ना, जो इधर प्लस में है ना, तो इधर वाला माइनस में ही होगा। अगर इधर माइनस में है ना, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर डिपेंड करेगा, ना कि ये प्लस का, ठीक है। ये ध्यान में मत रखिए कि ये प्लस में है ना तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान मत रखिए। ये ध्यान में रखिए कि अगर ये प्लस में है ना, अगर ये प्लस में है, ठीक है, ये अगर प्लस में है ना, तो ये जरूर ही जरूर माइनस में ही होगा। मतलब इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, माइनस का चिन्ह आया कि नहीं आया, ठीक है। यह माइनस का चिन्ह फिर हो जाएगा। इस माइनस के चिन्ह से अब आपको आगे काम करना है। अब इस 2y को 2y की जगह पर रखिए और ये 4 में से 9 घटाने पर -5 उत्तर प्राप्त हो जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, और फिर हमें आगे का काम करना है। आगे का काम किस प्रकार से होगा, ये जो 2y है ना, इसको भूलना मत। इसको, ये जो 2y है, आप सीधा रख दोगे कि y का मान -5 आ गया, नहीं दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है 2y, इसको हम सरल भाषा में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना y, ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्तों। उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है। ये जो 2y है ना, इसको इस -5 के भाग में डाल देना है, ठीक है। यह -5 है और इसको इस 2 को इसमें भाग में आ गया, आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आ गया बात। यही बात है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। हम इसका फिर से आपको अच्छी तरीके से समझा भी सकते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करना है दोस्तों, बस यही आपका सवाल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर हमें इससे से पता कैसे चलेगा कि यह सवाल हमारा सही है। तो आप सीधा सा सिर्फ एक ही काम करो बेटा, कि ये जो y का जो है ना, ये y हमें दे रखा है, इसकी जगह पर ये मान रख दो बस बेटा, बात काम करो, ठीक है। अब हम आगे का सवाल देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। अब आगे के क्वेश्चंस में आपको क्या दिखाया जा रहा है, अब आगे के क्वेश्चंस में आपको भिन्नों के समीकरण, अब भिन्नों के समीकरण आप समझ रहे होंगे कि भाई अब ये कौन सा होगा। अब ये अब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। भिन्नों के समीकरण करने के लिए आपको 3 चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना होता है। पहली, अकेली संख्या के बट्टे में 1 लगा देना। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर दिया जाए कि आपको किसी ने कहा कि बेटा आपको मैं लिख के दे रहा हूँ 5, तो यह इसको बट्टा में लिखो, तो आप क्या कहेंगे, आप 1/5 थोड़ी नहीं लिखेंगे। 1/5 मतलब 5 का पहला भाग, ठीक है, यही तो लिखेंगे आप। अब 5 का पहला भाग थोड़ी नहीं लिख सकते हैं अगर आपको कोई कहे तो। क्या है रे?
बस तो दोस्तों यही बात है कि अगर आपको कहा जाए कि बेटा 9 है ना, इस 9 को आप बट्टा में लिखो तो आप कहेंगे कि 9/1। ठीक है, किसी भी संख्या के बट्टा में यदि 1 लिखा जाए तो उस संख्या का महत्व कभी नहीं बढ़ता। इस संख्या को, इस चीज को आप जरा ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए बेटा। अगला पॉइंट आपको दिखाया गया है कि साधारण भिन्न की तरह होंगे सवाल, साधारण भिन्न की तरह ही होंगे सवाल। ठीक है, साधारण भिन्न की तरह ही होंगे बेटा, कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कि आपको कहा जाए कि 3/4 तो आप कहेंगे साधारण भिन्न है। तो आपको कहा जाए 3x/4 तो यह भी साधारण भिन्न ही होगी ना। x लगाने से कोई बहुत बड़ा सवाल तो नहीं बन जाता है ना, बतंगड़ थोड़ी ना बन जाता है। ठीक है, अब अगला, अब अगली महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अगली महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आपको वज्र गुणा नहीं आता है तो आप सवाल नहीं कर सकते बेटा। यह बात समझ कर रखिए हमेशा के लिए। ठीक है, जब तक आपको वज्र गुणन नहीं आएगा, जब तक आप यह सवाल नहीं कर सकते। यही सभी का एक मेन पॉइंट आता है। ठीक है, अगर आपको यह दो नहीं पता है ना, पर अगर आपको यह एक पता है तो आप फिर भी कर लेंगे। पर अगर आपको यह नहीं आता है ना, आप पूरा सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि इस प्रकार के सवाल किस प्रकार के होते हैं। अगर आपको वज्र गुणा नहीं आता है तो हम आपको सिखा देते हैं। वज्र गुणा का मतलब है कि किसी भी संख्या को इस प्रकार से गुणा करना। किस प्रकार से? इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से। अब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से। अब इस प्रकार से का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इस प्रकार से गुणा करोगे। ठीक है, मतलब कि किसी भी बट्टा की संख्या में आपको कहा जाए कि 8 को 9 से गुणा करो तो आप किस प्रकार से करोगे? आप कहेंगे कि 8 9 72, तो आप 72 सीधा ही बता देंगे। बस यही तो बताएंगे आप, यही तो बताने वाले हैं ना मेरे को आप कि 8 9 72 होता है। पर आपको यदि मैं कहूँ कि 8/1 है, 8/1 गुणा 9/1, इसको वज्र गुणन द्वारा बेटा करके दिखाओ, तो आप किस प्रकार से करेंगे? मैंने आपको बताया कि वज्र गुणा इस प्रकार से होता है, मतलब कि इस गुणा के प्रयोग, आपको सिर्फ इस गुणा का ही प्रयोग करना है। सिर्फ इस गुणा का ही प्रयोग करना है, मतलब 9 को 1 से, 8 को 1 से। मतलब कि किस प्रकार से? मतलब इस 8 को आपको किस संख्या से गुणा करना है? आपको इस 8 को इस 7 से, इस 4 को आपको इस 9 से गुणा करना है। बाकी कुछ नहीं है वज्र गुणा, बस छोटी सी चीज है, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब कहा जाए कि वज्र गुणन करो बेटा तो आप किस प्रकार से करेंगे? आप 8 को 7 से कर देना और 4 को 9 से कर देना, मतलब आपका उत्तर आ जाता है 8 7 56 और 9 चौकू 36। और अगर बराबर का चिन्ह है तो इसे इसके या फिर इसे इसके बट्टा में भेज दो। ठीक है, यही बात है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको वज्र गुणा करने के लिए कहेंगे तो आप क्या करेंगे? यही तो करेंगे ना, बस यही छोटी सी बात है। ठीक है, बस वज्र गुणा का मतलब ये है, अंश की संख्या को इस अगली संख्या के हर से और इसके अंश को इसके हर से, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसके बने थोड़े सवाल देख लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल आते हैं। ठीक है, देख लीजिए यही इस प्रकार के ही सवाल आने वाले हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए बस यही सवाल आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल आप कहेंगे सर ऐसे सवाल को हम सरल कैसे करेंगे? आपको मैंने इतनी देर बताया था कि x+4 है बराबर 5 है, तो x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आप पक्षांतरण करके ही ज्ञात करेंगे ना। 5 - 4 = 1। एक ही एक ऐसी संख्या है जिसको 4 में जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो आप करने वाले हैं ना। अब बस यही बात इसमें है, इसमें पक्षांतरण करना होगा आपको। पक्षांतरण करने के लिए आपको सीधी सी बात यह होता है कि अगर यह -3/2 है ना, इस बात को ध्यान रखिए, यह -3/2 है, अगर यह माइनस में है ना तो अगली संख्या यह अगर माइनस में है ना तो इस संख्या से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको इतनी देर बताया था कि इस संख्या से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम है सारा का सारा इस संख्या का है। मतलब जब यह पक्षांतरण के लिए इधर वाले साइड में जाएगी तो यह अगर प्लस की होगी ना तो यह माइनस की हो जाएगी इधर आते ही। और अगर ये यहाँ पर माइनस की होगी ना तो ये यहाँ पर आते ही
प्लस की हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब आपको कहा है कि इसको इसमें जोड़ने पर यह परिणाम आता है, तो इस x का मान ज्ञात करो। तो आप किस प्रकार से करेंगे? आप सीधी सी बात कह देंगे कि पहले हम सर पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण किस प्रकार से करेंगे? -3/2 को इधर रख दीजिए, और यह जो प्लस में है ना, इसको माइनस में लेकर चले जाइए। बस इसको जोड़ दीजिएगा। आपको पता है, आपको सिंपल तो आती है ना भिन्न के जोड़ बाकी। भिन्न के जोड़ बाकी मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप 1/2 को 1/4 से जोड़ दो, तो आप सीधा कह देंगे कि पौने आ रहा है सर। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 1/2 प्लस 1/4, तो आप सीधा सा उत्तर दे देंगे कि 3/4। समझ में आ गया? इसी प्रकार से है आगे के सवाल। अब आगे के सवाल देखिए, इस प्रकार से आने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस टाइप से करेंगे ना। बस ये मैं टाइप आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिया गया है कि बेटा इसको करिए, तो आपको मैंने अभी भी बताया कि पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करके इनका जो बाकी है, अगर यह मतलब दोनों ही माइनस किया है तो जुड़ जाएंगी ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से जोड़ देने के बाद आपका जो परिणाम आता है मतलब -8/2, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इसको इसके, यह जो इसके भाग में है ना, इसको इसके गुणा में भेज सकते हैं, मतलब 3 गुणा -8/2 भी कर सकते हैं। और एक आपको सिंपल तरीका चाहिए, तो आपको मैंने बताया था कि वज्र गुणन आता है ना। अगर आपको वज्र गुणा आता है, तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को एकदम आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार से? इस x को 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। इस x को 2 से गुणा करना है, इस -8 को 3 से गुणा करना है, ठीक। इतना ही है, कुछ नहीं है ज़्यादा तो, ठीक है। तो पहले तो आपको इसे सरल करना है, तो इसका सरलीकरण से उत्तर आता है -4/2, ठीक है। -4 सॉरी, ठीक है। यह जो -4 है, इसका आपको अब वज्र गुणा करना है। क्या करना है? वज्र गुणा। वज्र गुणा किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब -4 मैंने आपको इतनी देर बताया था कि किसी भी संख्या के अगर अकेली है तो उसकी बट्टे में अगर 1 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने अभी भी आपको बताया था। मतलब अगर आप 1000 भी लिख देंगे ना, अगर आप इसके बट्टा में 1 लगा देंगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। पर अगर आपको कहा, अगर आपने 1000 के बट्टा में यदि 1000 है, इसके ऊपर 1 लगा दिया ना, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है बेटा, ठीक है। समझ आ गई बात? बस यही बात करनी है अब आपको यहाँ से। अब मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या करना है। अब वज्र गुणा करना है, मैंने आपको जैसे इतनी देर बताया था। अगर x से गुणा करेंगे तो x आता है। अगर y को 1 से गुणा करते हैं तो y आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप x को x से गुणा करते हैं तो क्या आता है? x को x से गुणा करते हैं, x को x से इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो x² आ जाता है, ठीक है। अगर आप y को y से गुणा कर देते हैं, y गुणा y इज इक्वल टू y² हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप x में, एक बात ध्यान में रखिएगा, x प्लस x हो जाता है, ठीक है। y प्लस y हो जाता है, ठीक है। मतलब इतनी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समान पद हमेशा जुड़ भी सकते हैं, गुणा भी हो सकते हैं, पर असमान पद हमेशा कभी भी गुणा गुणा नहीं हो सकता है। अगर आप x में x जोड़ेंगे तो 2x प्राप्त हो जाएगा, y में y जोड़ेंगे तो 2y प्राप्त हो जाएगा। पर अगर आपको कहा जाए कि x में से y घटा दो, x माइनस y कर दो, तो यह असंभव, असंभव है, ठीक है। बस छोटी सी बातें हैं। अब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से वज्र गुणा कर दो और उत्तर आपके सामने होगा। इस प्रकार से x को 1 से, -4 को 3 से, बस इसी प्रकार से छोटा सा बात है, ठीक है। अब आगे देख लिए। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी सवाल कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा सवाल दिया गया है ना, तो आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ठीक है। आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक पहली सावधानी तो आप तो सिंपल बात होनी चाहिए कि आपका जो इनका जो जोड़ बाकी है ना, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए भिन्नों का, ठीक है। भिन्नों का जोड़ बाकी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? आप एकदम, आपकी एनालिसिस पावर है ना, वो बहुत अच्छी पावर होनी चाहिए, ठीक है। आप मतलब कि 3/, अगर आप अगर ऐसे सवाल सोल्व करना चाहते हैं तो x का मान अगर आपको
झटके से बता सकते हैं। किस प्रकार से बता सकते हैं, आपको मतलब एनालाइज हो जाने से लग जाएगा ना कि 3/7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 17/7 हो जाए। आपको थोड़े थोड़े नियम पढ़े होने हो चाहिए किस प्रकार से, कि अगर आपको मतलब दिया जाए कि 3/7 में भाई एक ऐसी संख्या जोड़ दो कि जिसमें से हमें और जोड़ने पर 17/7 प्राप्त हो जाए, तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि भाई ऐसी संख्या है 17 में से 14/7 मतलब 2 है ऐसी संख्या। ठीक है, बस छोटी छोटी बातें हैं। अब आगे हम इस सवाल का हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है, हल इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। देखिए, हमें दिया क्या गया है, यह सवाल ही तो दिया गया है। इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, दो प्रकार से करेंगे। या तो इस एक समय इसको एक ले लो या फिर इसको एक ले लो, बस इस प्रकार से ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम पहली ट्रिक से हम अगर करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, पहले तो इसको हल करेंगे और फिर इसको मतलब वो वज्र गुणा कर लेंगे। और दूसरी ट्रिक में क्या होता है, इसमें इसका पक्षांतरण हो जाता है, x -17/7 हो जाता है और 3/7 इधर रह जाता है और फिर बाद में वज्र गुणा हो जाता है, या फिर आप गुणा में लेकर वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सुनने आ रहा है। अब आगे क्या होता है, अब ट्रिक 1 से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना तो बहुत ही सिंपल है। आप पहले तो इस प्रकार से इसके बट्टा में हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लगाने से उसके मतलब महत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और फिर आप क्या करेंगे, इनका दो बट्टा में लेकर इनका लघुत्तम वगैरह लेकर और इनका उत्तर निकालेंगे। तो उत्तर इनका जैसे ही आप निकालेंगे आपको प्राप्त हो जाता है 119 - 21 और बराबर ये जो 17 ये आपने जो वज्र गुणा किया था ना वह 7x प्राप्त हो जाता है आपको। ठीक है, और फिर 7x के बाद में आपने क्या किया, आपने 7x के बाद 98 जो है ना, ये जो देखिए पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो 7 है ना वो x के तो गुणा में है पर ये 98 के भाग में जाने वाला है। ठीक है, तो 98/7 होगा तो कितना उत्तर मिलेगा, अब 98/7 हो जाएगा ना तो आपको कितना उत्तर मिलने वाला है, कितना 7 में एक, देखिए रानी देखिए जरा कि 7 1 9 में 7 का भाग दिया तो 1 और 2 8, बस यही सवाल है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रा लाइक कर दीजिए और आगे के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो हमने पिछले की वीडियो बनाई है जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्ट्रेटजी और पार्ट 1 एक एक समीकरण का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने